वेलकम बच्चों। कल हमने कॉजल रिलेशन टॉपिक पर चर्चा की थी, जिसमें हमने कारण क्या है इसके बारे में पढ़ा था और बहुकारणवाद पर विशेष विस्तृत चर्चा की थी हमने। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में मिल्स मेथड को पढ़ेंगे, यानी जे.एस. मिल की प्रायोगिक विधियाँ, जे.एस. मिल्स एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। हमने कल पढ़ा था कि तथ्यों के बीच कारण संबंधों की खोज करना वैज्ञानिकों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अब प्रश्न यह है कि कारण संबंधों की खोज की कैसे जाती है। हम कैसे जानते हैं कि ए बी का कारण है। कोई वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचता है कि विशेष उपाधियां जैसे कि एक्स ही वाई का कारण है। तर्कशास्त्री कहते हैं कि कुछ विधियां जो है प्रकृति में प्राप्त कारण संबंधों को ढूंढने में हमारी सहायता करती है। फ्रांसिस बेकन सबसे पहला तर्कशास्त्री है जिन्होंने 16वीं शताब्दी में इन विधियों की क्षमता को स्पष्ट किया था। कारण संबंधों की खोज करने की विधियां सबसे पहले बेकन द्वारा ही सुझाई गई हैं, किंतु जे.एस. मिल ने 19वीं शताब्दी में इन विधियों को सबसे पहले व्यवस्थित और क्रमबद्ध या सूत्रबद्ध किया था। उन्होंने ही पहली बार इन विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और वैज्ञानिक अन्वेषण में इसके महत्व को समझाया है। और इन विधियों का ही नाम उन्होंने प्रायोगिक अन्वेषण की विधियां रखा है। ये विधियां 5 प्रकार की है: अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि, अवशेष विधि, सहवर्ती विचलन विधि। अन्वय विधि को मेथड ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है। व्यतिरेक विधि मेथड ऑफ डिफरेंस। अन्वय व्यतिरेक विधि जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। अवशेष विधि मेथड ऑफ रेसिड्यूज। सहपरिवर्तन या सहवर्ती विचलन विधि मेथड ऑफ कॉनकमिटमेंट वेरिएशन। ठीक है। अब इन विधियों की चर्चा करने से पहले हमें पूर्व मान्यताओं को समझना जरूरी है, जिन्हें मिल ने कारण संबंधों का आधार बताया था। पहली मान्यता ये थी कि मिल के प्रायोगिक अन्वेषण की विधियां जो है ऐसा मानती थी कि जब किसी घटना का कारण उपस्थित होता है तो घटना अवश्य होती है। ये अन्वय विधि है। दूसरी, जब भी कारण का अभाव होता है तो कार्य का भी अभाव होता है। ये व्यतिरेक विधि है। तीसरी है कि जब भी कारण में परिवर्तन होता है तो कार्य में भी उसी तरह का परिवर्तन होता है। चौथी है कि एक विशेष कार्य का कारण किसी दूसरे कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। मिल की जो ये प्रायोगिक विधियां हैं, इनको कारणों की इन पूर्व मान्यताओं के संदर्भ में ही हम समझ सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहली विधि है अन्वय विधि। अन्वय विधि जो है मिल की सभी प्रायोगिक विधियों में सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है। इस विधि का प्रयोग वैज्ञानिक, दार्शनिक और यहाँ तक कि सामान्य लोग भी करते हैं। किसी घटना का बार बार घटित होना ही अन्वय विधि का आधार है। अन्वय विधि का मतलब ही यही है कि एक के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु का भी उपस्थित होना। हम अपने अनुभव में भी देखते हैं कि कुछ तथ्य जो है साथ साथ घटते हैं। जब कोई तथ्य ए घटित होता है तो उसी समय दूसरा तथ्य बी भी घटित हो जाता है। तो दो तथ्यों में ए और बी को जब हम साथ साथ घटित होते देखते हैं तो हम उसमें कारण संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। तो अन्वय विधि जो है इसकी विश्वसनीयता जो है दृष्टांतों की बड़ी संख्या पर ही निर्भर करती है। यानी हमें बहुत सारे उदाहरण लेने पड़ते हैं, तब जाकर के हम इसकी विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जितने अधिक दृष्टांत होंगे, यानी जितने अधिक उदाहरण होंगे, कारण संबंध हमारा उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। इस विधि को मिल ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि हम अपने अनुभव में हमेशा देखते हैं
कि जब वसायुक्त तेल अथवा या वसा को अल्कलाइन पदार्थों में मिलाते हैं तो साबुन बनता है। हर स्थिति में किसी भी वसायुक्त तेल को किसी भी अल्कलाइन पदार्थ में मिलाएंगे तो ऐसा ही होगा। यह इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि जब भी वसायुक्त तेल के साथ किसी भी तरह का अल्कलाइन पदार्थ यानी अम्ल वाला पदार्थ मिलाया जाएगा तो उससे साबुन ही बनेगा। इस अन्वय विधि को मिल ने एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया है। जैसे कि कई उदाहरणों में कोई एक परिस्थिति सर्वश्रेष्ठ है तो वह परिस्थिति उस घटना का कारण है। जैसे हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी एक साथ बीमार हुए तो उन विद्यार्थियों की बीमारी का कारण खोजा गया। बीमारी में उन सभी विद्यार्थियों के पेट दर्द और उल्टी प्रमुख कारण था। अब प्रश्न उठता है कि बीमार होने वाले दिन उन विद्यार्थियों ने क्या खाया। तो इस टेबल से हम जान सकते हैं कि उन्होंने उस दिन क्या क्या खाया। तो हमने नामकरण दिया है ABCDEF, ठीक है। इसमें उस दिन उनको सूप परोसा गया था तो उसमें से A, B और D और F ने सूप को लिया है। इसी तरह से चपाती, मक्खन, सब्जी, सलाद और डिब्बाबंद नाशपाती, ये इस तरह से 6 प्रकार के डिश उनके सामने रखी गई थी। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सभी ने खाई है। तो ये देखो सबसे लास्ट में ये डिब्बाबंद नाशपाती जो है A से लेकर F तक सभी विद्यार्थियों ने ली है। तो इसका रिजल्ट ये निकला, निष्कर्ष निकला कि डिब्बाबंद नाशपाती ही बीमारी का कारण है। ये जो है अन्वय मेथड कहलाता है। इस विधि को मिल ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि यदि अन्वेषण में रखी गई घटना के 2 या अधिक उदाहरणों में से कोई भी एक स्थिति अगर सामान्य है तो वह सामान्य स्थिति ही जो सभी दृष्टांतों में यानी सभी उदाहरणों में उपलब्ध है दी गई घटना का कारण है, ठीक है। अब अन्वय विधि का निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। यही इसके गुण और दोषों का कारण भी है। उन स्थानों पर जहाँ प्रयोग करना बहुत खतरनाक होता है और कारण संबंध को स्थापित करने के लिए निरीक्षण विधि का ही प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है, तभी इस मेथड को अपनाते हैं। लेकिन कभी कभी घटनाएं इतनी कम बार होती हैं कि दूसरे उदाहरण के होने तक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा भी संभव है कि कोई घटना 100 वर्षों में एक बार ही घटित हो, तो ऐसे उदाहरणों के लिए यह विधि जो है उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अब मिल कहते हैं कि अन्वय विधि की एक आवश्यक शर्त यह भी है कि कारण और कार्य इन दोनों को सरलतम अवयवों में ही विश्लेषित किया जाए। क्योंकि अगर हमने जटिल घटनाओं का सरल अवयवों में विश्लेषण करेंगे तो हम गलती से अनुपयुक्त घटक को उपयुक्त मान सकते हैं और उपयुक्त घटक को अनुपयुक्त मान सकते हैं। तो फिर हम कैसे तय करेंगे कि विश्लेषित अवयव में से कौन से घटक जो हैं कारणता के लिए उपयुक्त हैं और कौन से अनुपयुक्त हैं। यानी घटनाएं हमारे सामने उपयुक्त और अनुपयुक्त की मोहर लगवाकर तो आती नहीं हैं। इसलिए कारण संबंध स्थापित करने के लिए दूसरी विधियों का सहारा लेना होगा। अन्वय विधि के प्रयोग में सबसे प्रमुख बाधा तो यही है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि 2 तथ्यों का साथ घटित होना संयोग मात्र है या अनिवार्य संबंध है। अन्वय विधि जो है कारण संबंध की और संकेत कर सकती है पर उसे प्रमाणित नहीं कर सकती है। अन्वय विधि के आधार पर हम कोई कारण और सह-अस्तित्व में भेद नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिन और रात हमेशा एक दूसरे के पहले आते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के कारण नहीं हो सकते, बल्कि दोनों ही किसी अन्य कारण के सह परिणाम हैं। ऐसा ही हम उष्णता और प्रकाश, बिजली और बादल के संदर्भ में भी आपत्ति उठा सकते हैं, ठीक है।
तो कहते हैं कि कभी कभी अन्वय विधि जो है कारण संबंधों को समझने का हमारा आधा मार्ग ही हमें दिखलाती है, पूरा मार्ग हमें नहीं दिखा पाती है। इसलिए मिल की इस विधि को उपयुक्त नहीं माना गया है। दूसरी है व्यतिरेक विधि, मेथड ऑफ डिफरेंस। ये व्यतिरेक विधि, व्यतिरेक का मतलब होता है एक वस्तु के अनुपस्थित रहने पर दूसरी वस्तु का भी अनुपस्थित रहना। यानी व्यतिरेक विधियों का प्रयोग हम उन स्थितियों में ही कर सकते हैं जिनमें अन्वय विधि अपनाई जाती है, लेकिन जहाँ अन्वय विधि के लिए बड़ी संख्या में उदाहरणों की आवश्यकता होती है वहाँ व्यतिरेक विधि में सिर्फ 2 उदाहरणों की आवश्यकता होती है। वे दोनों दृष्टांत जो हैं एक बात को छोड़कर अन्य सभी बातों में समान होने चाहिए। जैसे यदि हवा भरे जार में घंटी बजती है तो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हवा के बगैर जार में घंटी बजती है तो घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जबकि अन्य सभी बातें इसमें समान हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हवा की उपस्थिति घंटी की आवाज़ के कारण का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गई व्यतिरेक विधि। अब व्यतिरेक विधि में भी मात्र 2 ऐसे दृष्टांतों की आवश्यकता होती है जो एक को छोड़ अन्य सभी बातों में पूरी तरह से समान हो। व्यावहारिक तौर पर इस आवश्यकता को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी इतनी आसानी से ऐसे 2 उदाहरण हमें नहीं मिल सकते हैं जो एक बात को छोड़कर अन्य बात में बिल्कुल समान हो। कई बार यह आदर्श स्थिति जो है असंभव प्रतीत होती है। मिल का मानना है कि यदि व्यतिरेक विधि का प्रयोग उसकी शर्तों के अनुसार कर दें तो कारण संबंध को हम प्रमाणित कर सकते हैं और निश्चित रूप से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, परंतु यह दावा भी सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में ना तो आगमनात्मक तर्क से, यानी ना तो आगमनात्मक मेथड से और ना ही प्रायोगिक विधि से निष्कर्ष को हम अंतिम रूप से सिद्ध करने में सक्षम हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि व्यतिरेक विधि की भी कुछ सीमाएं हैं। जहाँ प्रयोग बहुत ख़तरनाक होते हैं वहाँ यह विधि प्रयुक्त नहीं हो सकती है। ठीक है। तीसरी विधि है अन्वय व्यतिरेक विधि, यानी जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। यह कोई नई विधि नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि एक ही तरह के उदाहरणों में प्रयुक्त होती है। अतः कभी कभी जो शोध करता है वो कारण संबंध स्थापित करने के लिए एक साथ दोनों विधियों का प्रयोग कर सकता है, और दोनों विधियों का प्रयोग करने से जो नाम दिया गया इस विधि को वो कहा गया है संयुक्त विधि। इस संयुक्त विधि सिद्धांत जो है ये इस नियम पर आधारित है कि जब कभी कारण घटित होता है और कार्य घटित होता है, और जब कारण अनुपस्थित होता है तो कार्य भी अनुपस्थित होता है। यानी एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु का उपस्थित रहना, एक वस्तु के अनुपस्थित होने पर दूसरी वस्तु का भी अनुपस्थित होना। संयुक्त विधि में क्या होता है कि निषेधात्मक जो उदाहरण है वो भावात्मक उदाहरणों से प्राप्त निष्कर्ष को और अधिक मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार इस विधि में अनिवार्य और पर्याप्त दोनों उपाधियों पर बल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अवशेष विधि, यानी मेथड ऑफ रेजिड्यूस। अवशेष विधि को मिल ने इस तरह से परिभाषित किया है कि यदि किसी भी घटना के उस अंश को निकाल दें जो कि पिछले आगमनों द्वारा, यानी पिछले आगमन मेथड द्वारा कुछ विशेष पूर्ववर्तियों का परिणाम घोषित हुआ है, तो उस घटना का शेष भाग जो है बाकी बचे पूर्ववर्तियों का परिणाम होगा। उदाहरण के लिए जैसे एक जहाजी माल है, उसका हमें वज़न ज्ञात करना है, तो जहाजी माल के वज़न को जानने का व्यावहारिक तरीका है कि पहले हम खाली ट्रक का वज़न
करेंगे, फिर भरे हुए ट्रक का वज़न करेंगे। दोनों वज़नों का अंतर जो है जहाज़ी माल का वास्तविक वज़न होगा। यहाँ अवशेष विधि का प्रयोग हुआ है और इस विधि को छोड़कर जहाज़ी माल के वज़न को मापने का और कोई दूसरा मेथड नहीं है। बहुत बार हमने देखा होगा कि पंसारी की दुकान पर हमने पहले खाली डिब्बे का वज़न देखा है। वो पहले खाली डिब्बे का वज़न करता है, फिर डिब्बे में घी अथवा तेल या कोई और सामान डालकर उसका वज़न करता है। ये एक दूसरा उदाहरण है जहाँ अवशेष विधि का प्रयोग हुआ है। अवशेष विधि का प्रयोग जो है विज्ञान में व्यापक तौर पर होता है। अनेक महत्वपूर्ण खोजें जो है इस विधि की सहायता से ही हुई हैं। जैसे मैडम क्यूरी की प्रसिद्ध खोज है नवीन रसायन रेडियम और उसकी भारी रेडियोधर्मिता, इसी विधि की सहायता से ही संभव हुई है। और इसी तरह से 1846 में यूरेनस ग्रह के बारे में आपने सुना होगा कि यूरेनस ग्रह के पथ की गणना से नए ग्रह नेपच्यून की उपस्थिति का पता भी इसी विधि के आधार पर ही चला है। यह विधि जो है उस कारण संबंध का सहारा लेती है जिसे आगमनात्मक रूप से स्थापित किया गया था। अन्य सभी प्रायोगिक विधियों की तरह अवशेष विधि भी प्रमाण की विधि नहीं मानी गई है, क्योंकि यह विधि भी हमें केवल एक सीमा तक ही ज्ञान देती है और यह कभी भी निश्चिततापूर्वक कारण संबंध को प्रमाणित नहीं कर सकती है। लास्ट है